एपिसोड 61। मुझे तुम अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। वही आरव का थैंक यू सुनकर आराधना जी कुछ बोल पड़ती थी कि तभी इंद्र जी ने कहा, तुम्हें उसे थैंक यू नहीं बल्कि शादी के लिए हाँ कह देना चाहिए। क्या सोचा है अब तुमने इस बारे में? वही ये सुनकर आरव इंद्र जी को देखकर बोलता है, आपने हफ्ते में स्मोक करना शुरू कर दिया है ना, तो आप क्या कहते हो इस बारे में? वही ये सुनकर इंद्र जी घबरा जाते हैं और आराधना जी की तरफ देखते हैं जो उन्हें गुस्से में घूर रही थी। जिसे देखकर इंद्र जी कुछ एक्सप्लेन करते तभी आराधना जी ने उन्हें गुस्से में कहा, ओह तो तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुमने मेरे बिना मेरी याद में बिल्कुल भी स्मोक नहीं किया है। ये लाया बात मत करना अब मुझसे। वही ये सुनकर इंद्र जी रोनी सूरत बना लेते हैं और फिर मन में कहते हैं, पक्का उस वीर ने बताया है आरव को। आखिर दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही अब इंद्र जी माफी मांगते हुए आराधना जी कहते हैं, प्लीज अब तुम फिर से मुझ पर गुस्सा मत करो। कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें मान्या था। हम यहाँ पर आरव के लिए आए हैं न। तुम पूछो आपने लाड साहब से। वीर ने शादी कर ली है तो ये अभी भी ऐसे क्यों सिंगल हैं? इंद्र जी ने बात पलटते हुए कहा, जिससे अब आराधना जी का ध्यान आरव पर जाता है और वो आरव को कहती है, आरव तुम्हारे दादाजी सही कहते हैं, तुम कब तक ऐसे अकेले रहना चाहते हो बेटा? प्लीज उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी के बारे में वेस्ट मत करो। वैसे भी वो तो अपनी फैमिली के साथ खुश है न, तो तुम्हें भी खुश रहने का हक नहीं? वही ये सुनकर आरव के हाथ खाना खाते हुए रुक जाते हैं और थोड़ी देर चुप होकर आराधना जी से कहता है, मेरी लाइफ में उस औरत की कोई जगह नहीं है और न ही मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ और न ही सुनना। मुझे नींद आ रही है। ये कहकर आरव उठकर अपने रूम में चला जाता है। वही उसे जाते हुए देखकर अब आराधना जी सेड हो रही थी, जिसे देखकर इंद्र जी उनसे कहते हैं, सेड फील मत करो आधु। तुम जानती हो ना उसे, वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन अपनी माँ की वजह से क्या वो खुद को सजा देगा? इंद्र जी मुझे भी वो औरत पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है और अब मैं आरव को ऐसे नहीं देखना चाहती हूँ। आराधना जी ने रोते हुए कहा, जिसे अब इंद्र जी चुप करवाते हुए बोले, अब रोना बंद करो। आरव की फिक्र मत करो, सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। आधी रात के समय सब सो गए थे। वही एक परछाई चुपके से घर के अंदर आती है और इधर उधर देखती है तो सारे घर की लाइट ऑफ हो चुकी थी, जिसे देखकर वो जल्दी से किचन में की तरफ जाने लगती है और जैसे ही किचन में आती है तो फ्रिज के खोल देती है, जिसमें खाना देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और मुंह में पानी आने लगा। कितनी जोर से भूख लगी हुई थी। खड़ूस कितना ज्यादा बुरा है, मुझे बाहर छोड़कर खुद अंदर आ गया और मुझे बताया भी नहीं, मैं क्या करूं? खैर छोड़ो, उसकी बुराई बाद में करूंगी। अभी पेट जोरो वाली भूख को शांत करती हूँ। वही ये कहकर बानी जल्दी से अपने लिए प्लेट में खाना भरकर प्लेटफॉर्म के नीचे बैठ जाती है और जल्दी जल्दी में खाना खाने लगती है, जिससे खाना उसके गले में अटक जाता है और वो खांसने लगी और अंधेरे में पानी का ग्लास ढूंढने लगी जो उसने लिया ही नहीं था। लेकिन तभी कोई बानी के हाथ पानी का ग्लास पकड़ा देता है, जो बानी जल्दी से पी जाती है। लेकिन तभी पीने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी बराबरी में बैठा हुआ है, जिससे वो पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है। अरे तुम खाना चोर हो, ए फ्लैट आगे है, क्या हुआ? वैसे अगर तुम्हें और भूख लगी तो तुम मेरी आइसक्रीम खा सकते हो। बानी के साथ ही प्लेटफॉर्म के नेक बैठे हुए इंद्र जी ने आइसक्रीम खाते हुए बानी से कहा, जो बानी से पहले किचन में आकर किचन की हल्की सी रोशनी में प्लेटफॉर्म के नीचे बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे, जिन्हें देख कर बानी डर जाती है। वैसे इस वक्त यहाँ पर बानी बन्नी बनी हुई थी, मतलब इस वक्त बानी बन्नी बनकर ब्लैक कलर की हड्डी में थी, जिससे उसका चेहरा आधा कवर था, जिससे इंद्र जी को लग रहा था कि बानी कोई लड़का है। और जिस तरह से बानी चुपके से खाना चोर कर खा रहे थी, उसकी हरकत से इंद्र जी को बानी चोर लग रही थी। वही बानी अब इंद्र जी को देखकर अब डर जाती है और अब उसे भी इंद्र
जी की तरह खुद भी इंद्र जी को चोर समझ लेती है और डर से जोर से इंद्र जी को देखकर चिल्लाकर बोलती है, च चोर र। बानी इतनी जोर से चीखी थी कि आरव जो अपने रूम में अभी तक सोया नहीं था वो बानी की चीख सुनकर जल्दी से रूम से बाहर निकल किचन की तरफ आ जाता है और वही आराधना जी नींद में थी बानी की तेज चीख से उठ जाती है और खुद वो भी किचन की तरफ जाने लगती है। और जैसे ही आरव और आराधना जी एक साथ किचन में आते हैं तो देखते हैं कि बानी और इंद्र जी के सामने चाकू लेकर खड़ी उसे अपने आप से दूर रहने के लिए बोल रही है। वही इंद्र जी उसके हाथ में चाकू देखकर उसे बोल रहे थे कि वह उसे कुछ नहीं करेंगे। वही आरव एकदम से बानी के पास जाकर उसके हाथ से चाकू लेकर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, यू आर क्रेजी, वॉट आर यू डूइंग? बॉस ये चोर है, आप मुझे बाद में डांट लेना, पहले पुलिस को फोन कीजिए, बानी ने आरव से कहा। जिससे आरव बानी को कुछ कहता तभी वही अब इंद्र जी आरव को कहते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? ये मेरा कार ड्राइवर है। आरव ने बानी के हुलिये को देखकर ही कहा जो इस वक्त लड़का ही नजर आ रही थी। वही बानी आरव की बात सुनकर इंद्र जी को देखकर आरव से कहती है, बॉस ये कौन है? हे यंग मैन, आई एम इंद्र खुराना, तुम्हारे बॉस का ग्रैंडफादर। वैसे तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, इंद्र जी ने मुस्कराते हुए बानी से कहा जो उन्हें इस वक्त क्यूट लगी थी। वही आराधना जी बानी को देखकर आरव से कहती हैं, ये इस वक्त आधी रात को किचन में क्या कर रहा है? आधू उस बेचारे को भूख लगी थी, वो खाना खाने यहाँ आया था, इंद्र जी ने खुद ही जवाब देते हुए कहा। जिससे बानी आरव को देखकर अपना सर झुका लेती है क्योंकि ये सुनकर आरव उसे घूर जो रहा था। तो वही इंद्र जी की बात सुनकर आराधना जी इंद्र जी को शक भरी नज़र से कहती हैं, लेकिन तुम तो रूम में मेरे साथ सो रहे थे, तो तुम यहाँ पर हमसे पहले यहाँ कर रहे हो, यानी तुम भी किचन में कुछ न कुछ खा रहे थे। बोलो इंद्र, क्या मैं सही बोल रही हूँ? वही ये सुनकर इंद्र जी झेप जाते हैं और इधर उधर नजर करते हुए बस प्रे करने लगे कि बस आराधना जी को पता नहीं चल पाए कि वो आइसक्रीम खा रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब है कि वो पकड़े जाते हैं क्योंकि बानी बोल पड़ी, सर को भी भूख लगी थी इसलिए वो आइसक्रीम खा रहे थे। क्या आइसक्रीम? आराधना जी ने गुस्से में इंद्र जी को देखकर कहा। जिससे इंद्र जी अब आराधना जी के सामने अपना सर झुका लेते हुए जिससे आराधना जी एक नज़र बानी को देखकर कहती है, तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरी बनाई हुई गोभी की सब्जी भी खा सकते हो। गया और फिर घूरकर इंद्र जी को देखकर पांव पटक कर अपने रूम में चली जाती है। जिससे अब इंद्र जी चुपचाप उनके पीछे निकल गए थे और वही बानी आरव के सामने चुपचाप गाय की तरह शरीफ बनकर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर आरव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है, जिससे बानी डर रही थी कि अब क्या करने वाला है आरव। आरव बानी को जैसे ही रूम में लाता है उसे गुस्से में कहता है, मना किया था न, जब तक मैं न कहूँ घर के अंदर आने की कोशिश मत करना। दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे दादा और दादी तुम्हें देखें और उन्हें कुछ पता चले। सॉरी बट मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं आ गई। अगली बार से कोई गलती नहीं करूँगी, प्रोमिस। बानी ने माफ़ी मांगते हुए आरव को यकीन दिलाते हुए कहा। जिससे आरव कुछ कहता तभी बानी की नज़र बेड पर बैठी हुई रोजी पर मतलब बानी की जैस्मीन पर जाती है, जिसे वो आरव की बात को न सुनकर रोजी को अपनी गोद में उठा लेती है और प्यार करने लगी। और वही आरव बानी को गुस्से में देखने लगा। तभी कुछ देर बाद सर्वेंट क्वार्टर में बानी एक छोटे से रूम में बेड पर लेटी हुई थी और अपने और आरव की शादी के बारे में सोच रही थी। तभी बानी उठकर बैठ जाती है और अपने गले में अभी तक पहने हुए मंगलसूत्र को अपने हाथों से पकड़कर उसे देखकर खुद से कहती है, बॉस ने कहा था कि इस शादी का कोई मतलब नहीं है और नहीं कभी भी हो सकता है, फिर मैंने क्यों इसे अभी तक पहना हुआ है? मैं इसे जब भी उतारने की कोशिश करती हूँ तो मेरे हाथ रुक जाते हैं। वही अब बानी का चेहरा उदास हो गया था और उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तेरे लिए हम है जिए, होठों को सिए तेरे लिए हम है जिए, हर आंसू पिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए।
तेरे लिए हम है जिए, हर आंसू पिए तेरे लिए हम है जिए। होठों को सिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए जिंदगी लेके आए है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आए है बीते दिनों की किताब। घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब। चाहा था क्या पाया है क्या हमने, देखिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए क्या कहूँ। दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर। हुक्म था मैं जीऊँ लेकिन तेरे बगैर नादां है वो, कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गैर। कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए हम है जिए। होठों को सिए तेरे लिए हम है जिए, हर आंसू पिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। अगली सुबह बानी को आरव ने कार निकालने के लिए रेडी किया हुआ था क्योंकि उसे ऑफिस जाना था, इसलिए बानी बनी बनकर कार के पास आरव का वेट कर रही थी। तभी बानी के पास इंद्र जी आते हैं जो गार्डन में टहल रहे थे। बानी जल्दी से इंद्र जी को देखकर उन्हें विश करती है, जिससे इंद्र बानी को कहते हैं, कल तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा हो गई थी। तुमने क्यों कहा कि मैं आइसक्रीम खा रहा था, मुझे तुम अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और ये कहकर इंद्र जी नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद बानी खुद से मुंह बनाकर कहती है, खून बोल कर तो ऐसे गए हैं जैसे कि मुझे पसंद करने वाले थे या फिर कोई रिश्ता लेकर आए थे मेरे लिए। इन बड़ों लोगों को बस नाराज होना और गुस्सा होना ही तो आता है। मेरी क्या गलती थी, मैंने तो उस समय सच कहा था जो मैं मुश्किल से बोल पाती हूँ। मेरे सच कहने की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए तो मुझे सच कहना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि तब मैं बुरी बन जाती हूँ। बानी अपने बड़बड़ा रही थी कि तभी आरव कार में आकर बैठ जाता है, जिससे बानी आरव की ड्राइवर बनकर कार को ऑफिस की तरफ ले जाने लगती है। वही बानी कार के अंदर आरव को देख रही थी जो फोन पर कुछ मेल चेक कर रहा था, जिसे देखकर बानी मुंह बना रही थी क्योंकि आरव बहुत नहीं बहुत ज्यादा रुड था। बानी कभी भी आरव को समझ नहीं सकती थी। अभी कुछ दिनों पहले दोनों एक साथ थे, इतना साथ की शादी भी हो गई, लेकिन ये आवक-खुराना अभी भी पहले की तरह नॉर्मल था, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। आरव के बारे में सोचते हुए ऑफिस कब आ जाता है ये खुद बानी को भी पता चलता है। बानी कार ऑफिस के सामने रोकती है, जिससे आरव कार से बाहर निकल कर आता है, लेकिन तभी बानी को कहता है, कार पार्क करके मेरे केबिन में आओ। वही ये सुनकर बानी हैरान हो जाती है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा। ये कहानी है रानी और ओम की, जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन, जहां पर खुद वो सीईओ थी, और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे, और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती है, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त, या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई फ्लैट? आगे बानी इस वक्त आरव के केबिन में आरव के सामने खड़ी हुई थी। बानी पहली बार आरव के ऑफिस आई थी और उसके केबिन में जो टॉप फ्लोर पे था। बानी आरव के केबिन को देख रही थी कि उसका केबिन कितना ज्यादा बड़ा है। सब पैसा का खेल बानी है, घर भी बड़ा है और तो ऑफिस भी बड़ा ही होगा न बानी? तभी तो इस खड़ूस को इतना घमंड है, घमंडी कहीं का, बानी ने मन में मुंह बनाते हुए कहा। आरव जो उसके सामने अपनी मास्टर किंग चेयर पर बैठा हुआ था, बानी को देखकर टेबल पर इशारा करते हुए कहता है, इन पेपर्स पर अपने सिग्नेचर करो और बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ।
वही ये सुनकर बानी मन में फिर से बोली, क्या बात है, आज ये अलादीन का चिराग वाला जिन्नी बन गया है जो मुझे बोल रहा है कि मैं जो चाहूं मुझे देने के लिए तैयार है, और वो भी मेरे सिग्नेचर से। पर ऐसा भी क्या है इन पेपर्स में? कहते हुए बानी टेबल पर रखे हुए पेपर्स उठा लेती है और उसे पढ़ने की कोशिश करती हुई बोली। डी बानी सेंटेंस पूरा पढ़ भी पाती तभी आरव ने उसके हाथ से पेपर्स खींचकर कहा, डिवोर्स, ये हम दोनों के डिवोर्स पेपर्स है, पता है ना डिवोर्स का मतलब क्या होता है? तलाक। वही ये सुनकर बानी कुछ देर के लिए फ्रीज हो गई और डिवोर्स सुनकर उसके दिल में चुभन सी महसूस हो रही थी और वो आरव को देखने लगी जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तभी बानी डिवोर्स पेपर्स को आरव के हाथ से लेती है और टेबल पर रखकर बिना कुछ कहे सिग्नेचर करके आरव से भारी आवाज के साथ कहती है, मुझे नहीं लगता था कि आप वो शादी मानते होंगे जो आप उसे तोड़ने के लिए मुझे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। आपने सही कहा था कि वो शादी एक नाटक है और मैं भी उसे एक नाटक समझकर भूल गई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि क्या पता तुम फ्यूचर में मेरा फायदा उठा लो, आरव ने एटीट्यूड में कहा। जिससे बानी तंज मुस्कान के साथ कहती है, फायदा? मिस्टर आरव खुराना, वो आप जानते हैं कि इंसान का कैसे फायदा उठा सकते हैं? खैर अब मुझे कुछ नहीं कहना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए, डाइवर्स हो गया है। ये कहकर बानी जा रही थी क्योंकि अब वो अपने आप को रोक नहीं सकती थी। उसके दिल के जज्बात बाहर आकर अभी भी उसकी आंखें में सैलाब की तरह बह सकते थे। तभी आरव ने उसे जाते हुए रोक कर कहा, रुको। वही बानी अब आरव की आवाज सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहती है, अब क्या चाहिए आपको? कर तो दिए मैंने डाइवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर। मैंने कहा था ना तुम्हें, अब जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलो, वैसे क्या तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो चेक, जितना अमाउंट चाहिए फिल कर दो। आरव ने बानी की बात को इग्नोर करके उसकी तरफ चेक बढ़ाते हुए कहा, जिसे बानी एकदम से अपने हाथ में लेकर देखने लगी और वही आरव मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे पता था कि बानी लालची है तो चेक आराम से ले लेंगी। लेकिन तभी उसकी आंखें हैरान हो जाती है जब वो उस चेक को फाड़ कर फेंक देती है, जिसे देखकर आरव उसे कुछ कहता कि तभी बानी ने उसे कहा, आपने कहा जो मैं मांगूंगी आप मुझे देने के तैयार है? क्या आप सच बोल रहे हैं? मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। वही आरव बानी के बिहेव से गुस्से में कहता है, तुम मुझे अपनी तरह धोखेबाज समझती हो। मुझे तुम्हारी तरह लोगों को चीट करने की आदत नहीं है, तो तुम मुझे से तमीज से बात करो। बानी ने एकदम से आरव से कहा, तो फिर ठीक है, अब आप मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे। अब से मैं आपकी कोई ड्राइवर की जबरदस्ती वाली कोई जॉब नहीं करूंगी। और प्लीज़ अब आपको मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा, आप मुझसे दूर रहेंगे। मुझे बस आपसे आज़ादी चाहिए और कुछ भी नहीं बोलिए। क्या आप तैयार हैं मुझे ये देने के लिए? वही बानी की बात सुनकर आरव बानी को देखता रह जाता है क्योंकि ये सब उसके अनबिलीवेबल था। उसने ये नहीं सोचा था कि बानी ऐसा कुछ मांगने के लिए कहेंगी। आरव खुद ही अब सोच में पड़ जाता है, जिसे देखकर बानी उसे कहती है, अब क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो आप मुझे बोल रहे थे कि आप मेरी तरह धोखेबाज नहीं है। क्या मैं अब आपको समझ लूं कि आपने भी मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मांग पूरी न करके? बोलिए मिस्टर आरव खुराना जी। तुम? आरव ने अपने बस कहकर अपने दांत पीस लिए। कोई बात नहीं, आपके लिए सिर्फ मुझसे बदला लेना जरूरी है। आप सच में बहुत सेल्फिश आदमी हो जो देता भी अपनी मर्जी है और लेता भी अपनी मर्जी से, बानी ने आरव से कहा, जिससे आरव बानी को शोल्डर से पकड़कर टेबल से लगाकर दांत पीसते हुए कहता है, अपनी हद में रहो। अब तुम कुछ नहीं कहोगी, समझी? अब तुम यही चाहती हो न, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अब हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ, जाओ जहाँ जाना है। मैं तुम्हें अब से परेशान नहीं करूँगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, आज के बाद तुम भी कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी?
निकल जाओ यहाँ से। आरव बानी को झटकते हुए छोड़कर बानी से अलग होता है, जिससे बानी का टेबल पर लग जाता है कि उसे के हाथ में चोट लग गई थी और बी बहने लगा। और वही बानी जिसकी आंखों में आंसू झरझर की तरह बह रहे थे, वो अपने दर्द और चोट की परवाह किए बिना आरव से कहती है, मैं आपसे नफरत करती हूँ, मुझे भी अब आपकी शक्ल नहीं देखनी है, जा रही हूँ मैं। ये कहकर बानी अपने आंसू के साथ वहां से रोते हुए भाग जाती है और वही आरव अब तक खड़ा गुस्से में टेबल पर रखे हुए लैपटॉप को उठाकर पटक देता है और गुस्से में कहता है, जाओ जहां जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता है। वही आरव का गुस्सा की बात पर था कि बानी मर उसे धोखेबाज कहा या फिर बानी अब उसे छोड़कर चली गई है। बस अब आरव को गुस्सा सिर्फ बानी पर आ रहा था, जो अब न तो उसके सामने थी और न ही अब उसे वो देखना चाहता है। वही दूसरी तरफ बानी ने यूनिफॉर्म ड्रेस अभी पहना हुआ था और लेकिन अपने बाल खुले छोड़ दिए थे। बानी रोते हुए अभी बीच सड़क पर चल रही थी और वो भी तेज बारिश में। इस वक्त बानी कहाँ जाए उसे कुछ पता नहीं था। वो बस रोते हुए खुद से कहती है, बानी तेरी ही गलती है, तू उस इंसान को अच्छे से जानती थी कि वो बुरा है, उसे बस तुझे परेशान करना था। वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता था और नहीं बन सकता था। सब कुछ जानने के बाद भी तूने क्यों उसे पसंद करने की गलती करी, जो कभी भी तेरा नहीं हो सकता था। तेरी ही गलती है। अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया, वरना बाद में और बुरा लगता। ये कहकर बानी खुद में ही चल रही थी कि तभी एकदम से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बानी गिर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे अपनी बाहों में थाम कर उठा लिया। वही बानी अपनी आंखें खोलकर उस इंसान को देख पाती तभी उसकी आंखें बंद हो गई। मुख्य नतीजे ना पूछो, दर्दमदों से हंसी कैसी, खुशी कैसी, मुसीबत सर पर रहती है कभी कैसी कभी कैसी, प्यार है या सजा, ए मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिलब पे हो ना, दिलब पे हो ना कोई असर हो, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिलब पे हो ना, दिलब पे हो ना कोई असर हो, प्यार है या सजा, ए मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, कैसा है सफ़र वफ़ा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का, धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिलब पे हो ना, दिलब पे हो ना कोई असर हो, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिलब पे हो ना, दिलब पे हो ना कोई असर, कोई ना सुने सिसकती आहों को, कोई ना धरे तड़पती बाहों को, आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें, कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार है, कहीं जीत में भी शामिल पल पल हार है, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिलब पे हो ना, दिलब पे हो ना कोई असर हो, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिलब पे हो ना, दिलब पे हो ना कोई असर हो, प्यार है या सजा, ए मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा। ये कहानी है रानी और ओम की, जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन, जहां पर खुद वो सीईओ थी, और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे, और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है। जिस अब आगे वही आरव अपने ऑफिस में काफी तोड़ फोड़ कर चुका था और रही कसर उसने अपने टेबल को, अपनी चेयर को खुद उठाकर टेबल पर पटक रहा था कि तभी आरव की नज़र टेबल पर लगे हुए बी पर गई, जिसे देखकर आरव के हाथ से चेयर छूट जाती है और वो घबरा कर कहता है, बानी।
और ये कहकर आरव भागते हुए अपने केबिन से चला जाता है और ऑफिस के बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। आरव अपने बाल नोचते हुए खुद से कहता है, मैंने सच में उसे खुद हट कर दिया, पता नहीं कहाँ गई होंगी। ये कहकर आरव खुद अपनी कार में बैठ जाता है और फिर सड़कों पे इधर उधर बानी को देखने लगा। आरव की आंखों में बानी के लिए बेचैनी थी। इस वक्त आरव को देखकर लग रहा था कि अगर उसे बानी नहीं मिलेगी तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि आरव कार सड़कों में तेजी से चला रहा था और इधर उधर भागकर पागलों की तरह बानी को ढूंढ रहा था। तभी आरव को कुछ दिखा और उसने अपनी कार रोकी और आरव जल्दी से कार से बाहर आकर पीछे की तरफ जाने लगा, जहां बानी उसे दिखाई दी, जहां वो रोते हुए चल रही थी। बानी को देखकर आरव की बेचैनी कम हुई थी कि तभी आरव देखता है कि बानी बेहोश हो रही है और वो बानी को संभालने के लिए जा पाता, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि आरव देखता है कि बानी सांझ की बाहों में है और सांझ बानी को अपनी कार में बिठा कर ले जाता है, जिसे देखकर आरव के हाथ की मुट्ठी कस जाती है। वो तेज बारिश में भीगकर गुस्से में खड़ा हुआ था। वही दूसरी तरफ वीर अपने केबिन में बैठा हुआ था और वही उसकी एक एम्प्लॉय वीर को कुछ डिटेल्स दे रही थी। वही वीर का उसकी डिटेल्स को सुन रहा था, लेकिन अभी उसकी नज़र लैपटॉप पर थी, जिसे देखकर वो एम्प्लॉय वीर को हवस भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि वीर को पसंद करती थी और कब से मौके में थी कि वीर एक बार उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाए। इसलिए तो वो लड़की काफ़ी और रिव ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसके क्लीवेज ऊपर से शो हो रहे थे। तभी वो लड़की अपनी डिटेल्स देकर वीर से थोड़ा टेबल के ऊपर झुक एक पेनड्राइव देते हुए कहती है, सर, अभी कुछ देर में आपकी मीटिंग है, आपको एक बार फिर से प्रेजेंटेशन देख लेनी चाहिए। वही वीर उसके बात सुनकर पेनड्राइव ले लेता है और लैपटॉप पर कनेक्ट करके प्रेजेंटेशन देखने लगा, जिससे वो लड़की धीरे धीरे चलकर वीर के पास आकर खड़ी हो जाती है और वीर के साथ झुककर लैपटॉप पर देखने लगी, जिससे उसकी ड्रेस के क्लीवेज अब झुकने से ज्यादा शो हो रहे थे, जिसे देखकर वो लड़की के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वही वीर लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन को देख रहा था, जिस वो लड़की अब अपने हाथ वीर के कंधे पे रख देती है और ये महसूस होकर वीर उसकी तरफ अपना चेहरा घुमा कर देखता है, जिससे अब उस लड़की का चेहरा वीर के काफी नजदीक था और वीर कोई रिएक्ट कर पाता। तभी एकदम से कोई उस लड़की को वीर से दूर कर देता है और जोर से उस लड़की के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वीर हैरान हो जाता है। लेकिन तभी निधि को देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। निधि, जिसने फिर से वीर का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और वो अब वीर की असिस्टेंट थी और इसलिए वीर के केबिन में उसके लिए कॉफ़ी लेने गई थी, जो उसे वीर ने लाने के लिए कही थी। लेकिन निधि जैसे ही वापस वीर के केबिन में आई थी, उसने देख लिया था कि कैसे वो लड़की वीर के करीब आ रही है, जिसे देखकर निधि गुस्से में उबल गई और गुस्से में आकर उस लड़की ने वीर से दूर करके सीधा उस लड़की के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो लड़की निधि को गुस्से में कहती है, हाउ डेयर यू योरसेल्फ मी। आगे कुछ कहती तभी निधि, जिसके हाथ में कॉफ़ी का मग था, उस कॉफ़ी के मग को उस लड़की के चेहरे पर फेंक कर कहती है, अब पता चला मेरी हिम्मत कैसे हुई। अब निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा ये मेकअप से भरा हुआ प्लास्टिक वाला चेहरा तोड़ कर रख दूंगी। वही ये सुनकर वो लड़की वीर को देखती है, जो उसे न देखकर अपनी गुस्सेल बीवी को निहारने में बिजी था, जिससे वो लड़की निधि को गुस्से में देखकर पांव पटक कर चली जाती है। जिसके बाद निधि वीर के सामने खड़े होकर उसे देखती है, जो उसे देखकर मुस्करा रहा था। आप मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्करा रहे हो? मुझे लगा था कि आपको तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए न, क्योंकि मैंने आपका एंजॉयमेंट जो खराब कर दिया है। लेकिन आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपको जन्नत ही मिल गई। निधि ने वीर को घूरते हुए कहा, जिससे वीर निधि का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है और उसके पेट को अपने दोनों हाथों से भरकर निधि के हाफ स्लीव साड़ी के ब्लाउज वाले शोल्डर पर अपने अंडस्को को चलाते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, बीवी, मेरे लिए तो मेरी बीवी ही जन्नत है।
बस एक बार मुझे इस जन्नत को महसूस करने का मौका मिल जाए। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए पॉजेसिव हो, सच में आज तो तुमने मेरे दिल में आग ही लगा दी। गुस्से में तुम बहुत ज्यादा लगती हो, मन कर रहा है तुम्हें पूरा खा जाऊं। कहते हुए वीर जोर से निधि के शोल्डर पर बाइट कर देता है, जिससे निधि की सिस्क निकल जाती है और वो वीर को अपने आप से दूर करने लगी, लेकिन वीर अपनी पकड़ उसके पेट पर अपने हाथ को मजबूत करते हुए कहता है, उफ, अब मुझ पर भी गुस्सा आ रहा है। बट सॉरी, तुम मुझसे इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकती हो। अपनी बकवास बातें बंद करिए समझे, और छोड़िए मुझे। मैंने कहा था ना, आप मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, वरना मैं आपकी भी बात नहीं मानने वाली, निधि ने चिढ़ते हुए कहा, जिससे वीर निधि के गाल पर की करते हुए उसे छोड़कर कहता है, बीवी तुम बोल रही हो इसलिए तुम्हें छोड़ा है, वरना तुम जानती हो मुझे अपने पास चिपका कर रखता फेविकॉल की मजबूती से भी ज्यादा। वही ये सुनकर निधि मुंह बना कर कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको, आप कोई मौका नहीं छोड़ते हैं मुझे छोड़ने का। अब फालतू बातें बंद करिए और मीटिंग में चलिए, मीटिंग शुरू होने वाली है। ये कहकर निधि जाने लगी थी कि तभी वीर फिर से निधि का हाथ पकड़कर फिर से अपने करीब खींच लेता है, जिससे निधि वीर के सीने से चिपक जाती है और वही वीर निधि की आंखों से देखकर बोलता है, तुम्हें भी जलन होती है जब कोई मेरे करीब आता है। और ये कहकर निधि को छोड़ देता है और अपना कोट सही करते हुए वहां से चला जाता है, जिससे निधि वही खड़ी कुछ देर के लिए फ्रीज हो गई, लेकिन तभी मुंह बनाकर कहती है, मुझे कोई जलन नहीं होती है, फालतू में गलत फहमी पाल रहे हैं। वही दूसरी तरफ बानी, जो बेड पे एक रूम में बेहोश लेटी हुई थी, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। तभी बानी की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को एक अनजान कमरे में पाती है, और ये देखकर बानी घबरा जाती है और फिर अपने कपड़े देखती है जो कि अब बदल चुके थे। और ये देखकर बानी घबरा गई थी और जैसे ही उठकर जाने लगती है तभी रूम में सांझ अंदर आता है, जिससे बानी सांझ को देखकर हैरान हो गई थी, लेकिन तभी उसे कुछ पूछ पाती कि वो यहाँ पर कैसे आई कि तभी सांझ बानी के पास आते हुए उसे मुस्करा कर कहता है, तुम बीच सड़क में बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ। वही ये सुनकर बानी उसे थैंक यू कहती है और अब वहां से जाने लगती है, जिसका हाथ सांझ पकड़ लेता है और बानी उसे देखती है। बानी तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम अभी हट हुई हो, मैं तुम्हें हट नहीं देख सकता हूँ। वही ये सुनकर बानी की आंखें फिर से नम हो जाती है और वो रोने लग जाती है, जिसे देखकर सांझ बानी को अपने सीने से लगा देता है और उसे कंसोल करता है। वही इस वक्त बानी सच में बहुत हट हुई थी, क्योंकि वो उसके दिल में आरव के लिए फी थी, जिसे आरव ने हट कर दिया था, और अब बानी को किसी के सहारे की जरूरत थी, इसलिए बानी सांझ के सीने में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा। ये कहानी है रानी और ओम की, जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है, और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन, जहां पर खुद वो सीईओ थी, और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे, और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती है, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त, या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत? ये कहानी है रानी और ओम की, जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है, और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी।
रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन जहां पर खुद वो सीईओ थी और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे, और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती है, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त, या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत? मेरी क्रूर हृदय रानी। अब आगे वही अब भूखों की तरह बेशर्मों की मजे से बानी खा रही थी, और वही सांझ उसे मुस्करा रही देख रहा था, जो कि खाते हुए क्यूट लग रही थी। सांझ खाना खाते हुए सांझ को देखती है जो उसे देख रहा है, जिसे देखकर वो अपनी प्लेट को देखकर सांझ से कहती है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? देखो, अगर तुम्हें भी खाना है तो खुद भी तुम खा सकते हो न, ये तुम्हारा ही घर है, जितना मर्जी है खाना है खाओ न, मेरे खाने में नजर क्यों लगा रहे हो? वही बानी की बात सुनकर सांझ हंसने लगा, जिससे बानी कंफ्यूज्ड होकर उसे कहती है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो, सांझ ने स्माइल के साथ कहा, जिसकी डायरेक्ट उसे क्यूट कहने पर बानी के गाल लाल हो गए। उसे शर्म महसूस होने लगी। अब सामने सांझ जैसा खूबसूरत लड़का उसे क्यूट बोल रहा है तो बानी का शर्माना होना लाजमी है, और ऊपर से पहली बार किसी ने उसे ऐसा कहा है। तभी सांझ की बात सुनकर बानी के मन में आरव की बात चलने लगी, जो उसे इडियट, फुल और कभी उसे बदतमीज कहता था, जिससे अब बानी आरव को कोसते हुए कहती है, बुरा और बदतमीज खुडूस, मुझे डाइवर्स दे दिया, और ऊपर से मैं जा रही थी, मुझे रोका तक नहीं, पैसे भी नहीं दिए, कम से कम आधी सैलरी दे देता। कंजूस कहीं का, इतने पैसे होने के बाद भी मुझे खाली हाथ जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन बानी याद करके कहती है, पर बानी, उसने तुझे पैसे दिए थे और उसने तुझे जाने के लिए नहीं कहा था, तूने ये सब खुद अपने हाथों से किया है। लेकिन फिर भी उसे मुझे रोकना चाहिए था, हर बार तो मेरे साथ जबरदस्ती करता है, तो इस बार नहीं कर सकता था क्या? बानी, क्या हुआ? सांझ ने बानी को सेंस में लाते हुए कहा, जिससे बानी सेंस में आती है और फिर तभी सांझ को देखकर कहती है, तुमने कहा था कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, जिससे मैं खुद अपने बलबूते पर पैसे और नाम कमा सकती हूँ। वही ये सुनकर सांझ अपने कोट से एक फॉर्म निकाल कर बानी को देते हुए कहता है, ये डांस क्वीन कंपटीशन का ऑडिशन फॉर्म है, जो मुंबई में सभी डांसर के लिए गोल्डन चांस है, और बानी, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, इसलिए ये मौका है तुम्हारे पास कि तुम अपने डांस को अपने फैशन के साथ साथ प्रोफेशनल बना सकती हो। तुम एक बार इस फॉर्म को भरकर डांस क्वीन के लिए ऑडिशन दो, देखना तुम जरूर इस डांस क्वीन की कंपटीशन जीतकर डांस क्वीन बन जाओगी, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। वही बानी के हाथ में अब डांस क्वीन कंपटीशन का ऑडिशन फॉर्म था, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि इससे उसे अपने लिए एक कामयाबी नजर आ रही थी। बानी खुश हो जाती है, लेकिन तभी फॉर्म को देखकर सांझ को देख कहती है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या तुम मेरे? कोई बात नहीं, मैं भर देता हूँ। और तुम्हें पता है, मेरी मोम कहती थी कि मैं किसी किसी के लिए बहुत लकी होता हूँ, क्या पता इस बार तुम भी उन लकी में से एक बन जाओ। सांझ ने बानी के फॉर्म को खुद अपने हाथों से भरते हुए कहा। वही अब बानी सांझ से कहती है, तुम ये मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम मुझे सही से जानते नहीं हो, तुमने मुझे अपने घर में रहने की जगह भी दे दी है, हम मुश्किल से ही 1 या 2 बार मिले हैं, फिर तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? वही सांझ जवाब देते हुए बानी से सीधा कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है बानी, आई लव यू, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। तुम मेरी लाइफ में बहुत जरूरी हो, जिसे मैं बस खुश देखना चाहता हूँ, और खुद भी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। बस यही मेरी फी है बानी, और कुछ भी नहीं। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हूँ,
कि मैं तुम्हें अपना समझता हूँ, पर मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे प्यार और फी को एक्सपेक्ट करो। अभी तुम मुझे अपना दोस्त समझ लो, मेरे लिए ये भी बहुत है, क्योंकि प्यार से पहले मुझे तुम्हारा दोस्त बनाना है ताकि तुम मुझे समझ सको, और जब तुम मुझे समझकर खुद भी मुझे प्यार करने लगोगी तो मुझे प्यार मिल जाएगा। ये कहकर सांझ झुककर बानी के माथे को चूम लेता है और बानी को सोने को कहकर उसके रूम से बाहर निकल जाता है, जिससे बानी वही खड़ी खड़ी फ्रीज हो गई थी। वही दूसरी तरफ आरव एक क्लब में बैठा हुआ शराब की बोतल मुंह से लगाकर पिए जा रहा था। आज पता नहीं पर आरव को नशा बिल्कुल नहीं चढ़ रहा था और वो गुस्से में कंटिन्यू ड्रिंक पीने लगा था। आधी रात हो चुकी थी, क्लब में से अब लोग जा चुके थे सिवाय आरव के, जिसे क्लब का मैनेजर डर से चुप खड़ा हुआ था क्योंकि उसकी आरव से कहने की हिम्मत भी नहीं थी कि क्लब बंद हो चुका है और अब आरव को वहां से जाना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा कहकर अपनी जान और इस क्लब का कोई नुकसान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे किसी के रेफरेंस से वीर का नंबर मिलता है जो वीर को आरव के बारे में बताता है, जो क्लब में बंद हो जाने के बाद ड्रिंक पी रहा था। वीर मैनेजर की बात जानकर क्लब पहुंच जाता है और आरव को ड्रिंक पीते हुए देखकर खुद भी परेशान हो जाता है, क्योंकि आरव जब भी ड्रिंक करता था वो अपने होश में नहीं रहता था और ड्रिंक करने की उसके पास एक वजह होती थी, जब आरव हट होता है या उसे गुस्सा आता है। वही अब वीर आरव को संभाल कर क्लब से बाहर लेकर आता है, जिससे मैनेजर भगवान को थैंक यू करता है क्योंकि अब आरव यहाँ से जा चुका था और अब वो क्लब बंद कर सकता था। वीर आरव को कार में बिठा देता है, जिससे आरव, जिसे अब इतना ड्रिंक होने के बाद नशा हो गया था, और वही वीर का कॉलर पकड़कर उसे नशे में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे कर उसे छूने की, तुझे पता नहीं है वो कौन है, बोल कौन हो वो मेरी। वही वीर जो हैरानी से आरव को देख रहा था कि आरव उसे क्या समझकर बड़बड़ा रहा है और ऊपर से किसी को ही समझकर गुस्सा करते हुए किसके बारे में पूछ रहा है। वीर आरव से अपने कॉलर छुड़ा देता है जो उसके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और गहरी सांस लेते हुए अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहता है, आरव तो क्या बोल रहा है, मैं वीर हूँ तेरा दोस्त, तू के बारे में बात कर रहा है, बोल। वही आरव वीर की बात सुन रहा अपनी भारी आंखों को उठाकर वीर के चेहरे को देखकर उसे उंगली करते हुए कहता है, तुम सच में वीर हो मेरे दोस्त। हाँ यार, मैं तेरा इस जन्म का एक लौता दोस्त हूँ जो अपनी वाइफ को छोड़कर तेरे लिए आया हूँ, वीर ने मुंह बनाकर कहा, जिससे आरव अब वीर के गले लगते हुए रोते हुए बच्चे की तरह कहता है, वीर मेरे प्यारे दोस्त, मेरी ड्राइवर मुझे छोड़ दो चली गई, अब मेरी कार कौन ड्राइव करेगा, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे मेरी ड्राइवर चाहिए। क्या ड्राइवर, वीर ने हैरानी से मन में कहा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो खुद से कहता है, कहीं आरव उसी की बात तो नहीं कर रहा है जिसने आरव को थप्पड़ मारा था, और वही लड़की आरव की कार ड्राइवर की बात लड़का बन कर रही थी, और बाद में जब आरव को सब पता चला तो वो और साथ में मेरी वाइफ जो उसकी दोस्त है, दोनों गायब हो गई थी। वीर ने मन में सारी बातें याद करते हुए कहा, क्योंकि बानी के बारे में उसे आरव ने खुद बताया था, तभी तो जब आरव ने बानी को दिल्ली में ढूंढ लिया था, जिससे बानी के साथ उन्हें निधि भी मिल गई थी। वीर अब आरव की बात सुनकर अब आरव से सीरियस होकर बोला, आरव क्या तुझे तेरी ड्राइवर से प्यार हो गया है। वही ये सुनकर आरव उसे देखकर सोचकर कहता है, प्यार मैं सिर्फ अपनी वाइफ से करता हूँ, कार ड्राइवर से नहीं। और फिर से आरव अब वीर के गले लगकर रोते हुए कहता है, मुझे मेरी वाइफ की याद आ रही है, मुझे मेरी वाइफ चाहिए। वही जैसे ही वीर ने ये सुना तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसे अभी तक बानी और आरव की शादी के बारे में पता नहीं क्या था, क्योंकि वो बात आरव ने उसे अभी तक बताई नहीं थी। क्या कहा वाइफ? ओए तूने शादी कब की? ओरकी के साथ करी है, बोल कामिने, तूने मुझसे क्या क्या छुपाया है, बोल, वरना मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। तूने मुझे धोखा दिया है, शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। अब वीर ने आरव के कॉलर को पकड़कर उसे झुंझलाते हुए पूछा, जिससे आरव अपना कॉलर छुड़ाकर दूसरी तरफ मुंह बना देता है।
और ये देखकर वीर उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए घूर कर कहता है, आरव खुराना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं न। मैं नहीं बताऊंगा, आरव ने उसे देखकर मुंह बनाकर कहा, जिससे वीर प्यार से आरव के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है न। जैसे मैंने कोई सीक्रेट नहीं रखा है वैसे तू भी नहीं रख सकता है। आरव, तू मेरा अच्छा दोस्त है, चल बता दे, ये कांड तूने कब और की के साथ कैसे किया। आरव अब नशे में था जिससे वीर आरव को अच्छे से पैम्पर कर रहा था। लेकिन अगर इस वक्त आरव नशे में नहीं होता तो पक्का आज वो आरव को बुरी तरह मार देता। आखिर उसने उससे इतनी बड़ी बात छुपा कर जो रखी थी। वही नशे में आरव भी कहाँ कम था जो उसे इतनी जल्दी सब कुछ बता देता। इसलिए वीर को परेशान करते हुए कहता है, पहली मेरी वाइफ रीना को मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। व्हाट साले, तू मुझे बोल रहा है कि तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? जल्दी बोल, मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर मेरी भाभी कौन है जिसके लिए तू पागल है। बोल कमीने। वीर ने उसे देखकर दांत पीसते हुए कहा, जिससे आरव उसे देखकर अब गुस्से में बोलता है, एक्सक्यूज मी, वो तेरी भाभी नहीं है, मेरी वाइफ है। और अब मैं अपनी वाइफ के बारे में तुझे नहीं बताऊंगा, वरना तू भी मेरी वाइफ को लेकर चला जाएगा जैसे वो फूल सांझ लेकर गया है। वही ये सुनकर वीर के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है, सांझ मतलब अब सांझ कपूर के पास जाकर ही पता चलेगा कि आखिर मेरी भाभी कौन है। ये कहकर वीर अपने फोन पर कुछ लिखकर निधि को टेक्स्ट मैसेज कर देता है और फिर कार स्टार्ट करके कार को सांझ के घर की तरफ चलाने लगा। ये कहानी है रानी और ओम की, जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन, जहां पर खुद वो सीईओ थी, और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे, और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती है, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त, या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत? वही वीर अपनी कार को सांझ के बड़े बंगले के सामने रोक देता है और फिर आरव की तरफ देखता है, जो अभी नशे आंखें बंद करके मेरी वाइफ बड़बड़ा रहा था। वीर आरव को कार में अकेला छोड़कर वीर सांझ के बंगले की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की पर खड़ी हुई बानी पर गई, जो चांद को देख रही थी। बानी को देखकर वीर के कदम रुक जाते हैं और उसे समझने में देर नहीं लगी और वो वापस आकर कार में बैठ जाता है। अगली सुबह आरव पेट के बल बेड पर बिना चेंज किए सोया हुआ था, लेकिन तभी उसकी धीरे धीरे आंखें खुल जाती है और वो उठ जाता है। अचानक से उसके सर पर तेज दर्द हो रहा था, जो हैंगओवर की वजह से था। आरव सर पकड़कर खुद से कहता है, लगता है रात को कुछ ज्यादा ही पी ली। और ये कहकर आरव की नज़र रूम पर जाती है, जो उस रूम नहीं था, लेकिन वो इस रूम के जनता था, क्योंकि ये रूम वीर के फार्म में था। मतलब अभी आरव वीर के फार्म हाउस में था, जो वो उसे रात को यहाँ लेकर आया था। वही आरव अब कंफ्यूज्ड हो गया था कि वो वीर के फार्म हाउस में क्या कर रहा है, कि तभी उसे बेड के नीचे वीर सोया हुआ दिखाई दिया, जिसे रात को आरव ने बेड पे अपने साथ सोने नहीं दिया था और लात मारकर नीचे गिरा दिया था, जिससे आरव को नीचे सोना पड़ा, क्योंकि वीर ने भी रात को फार्म हाउस में लौट कर आरव के साथ खुद भी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसकी भी हिम्मत नहीं हुई थी दूसरे रूम जाने की। वीर को सोया हुआ देखकर आरव टेबल पर रखे हुए पानी के जग को उठाकर उसके मुंह में पूरा उल्टा करके पानी गिरा देता है, जिससे वीर जल्दी से घबरा कर उठ जाता है और अपना पानी से भीगा हुआ मुंह
को साफ करते हुए गुस्से में गाली दे पाता, तभी उसे आरव दिखाई दिया, जिससे वीर गहरी सांस लेते हुए उसे कहता है, साले कितनी बार कहा है, दोस्त हूँ तेरा, मुझे तो बख्श दिया कर। एक बकवास बंद करो, पहले ये बताओ तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? आरव ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि उसे वीर का ये फार्म हाउस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वीर उठकर बेड पे बैठ जाता है और आरव को देखकर बोलता है, तूने कल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, और तेरे घर में अभी तेरे दादा दादी है जो तुझे देखते तो उसका ब्लेम तेरे दादाजी मुझे ही देते कि मैंने तुझे पियक्कड़ बना दिया है, और मेरे घर में मेरी बीवी है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया था। वही ये सुनकर आरव कुछ नहीं कहता है और अब वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर वीर दोनों बाजू को उठाकर ठस मस करते हुए अंगड़ाई लेते हुए आरव से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुझे वो ड्राइवर इतनी पसंद आ गई कि तूने अपनी पर्सनल ड्राइवर से शादी कर ली। वही ये सुनकर आरव हैरान होकर वीर की तरफ पलटकर देखने लगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात वीर को कैसे पता चली। वही आरव की हैरानी देखकर वीर को हंसी आ जाती है, पर वो डेविल स्माइल करते हुए कहता है, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात तुमने खुद ही मुझे रात को बताई थी, और यहाँ तक कि तेरी शादी कैसे हुई बानी के साथ, वो भी। वही ये सुनने के बाद आरव उसे देखकर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोलता है, सो व्हाट, मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने डाइवोर्स ले लिया है। वही ये सुनकर वीर एक पल के लिए अब हैरान हो जाता है, जिसे देखकर आरव उसे सब कुछ बता देता है। वही वीर उसे देखकर नाराज होते हुए बोला, आरव तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने बानी से एक दिन पहले शादी करी और उसके अगले दिन डाइवोर्स ले लिया और बानी को जाने भी दिया। मैंने उसे खुद जाने को नहीं कहा था, उसे ही मुझसे फ्रीडम चाहिए थी और तो डाइवर्स के बदले दे दी उसे फ्रीडम, वैसे भी वो मेरे लिए है कौन? आरव ने उसे कहा। वही ये सुनकर वीर उसे बोला, वो अपनी मर्जी से नहीं गई है, तूने उसे खुद मजबूर किया है कि वो तुझे छोड़कर चली जाए। तुझे डाइवोर्स लेने की इतनी जल्दी क्यों थी? एक बार अच्छे से सोच लेता, क्या पता उसके दिल में तुझे मैंने कहा ना उस शादी का कोई मतलब नहीं था, और वो भी ये बात अच्छे से जानती थी कि वो बस स्टूपिड सी मैरिज का हम दोनों ने ड्रामा किया था, और डाइवर्स मैंने इसलिए लिया है ताकि फ्यूचर में क्या पता वो मुझे उस शादी के लिए ब्लैकमेल करे, आरव ने उसे कहा। जिससे वीर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तू बदल गया है, तेरी आदत छूट गई होंगी, लेकिन अभी भी तू वैसा ही है। अभी तक तू अपने डिसीजन लोगों की लाइफ में थोपता है। पहले बानी को खुद शादी के लिए राजी किया, फिर उसे डाइवोर्स देने के लिए कहा और उसे जाने भी दिया। तुझे पता नहीं है तूने क्या खो दिया है। तू बानी को पसंद करता है और ये बात तू भी अच्छे से जानता है। ओह शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों उस लड़की को पसंद करूंगा? तू फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहा है। वो मेरे लिए कभी एडजस्ट ही नहीं करती है। मैं आरव खुराना हूँ। मेरी लाइफ में मैं खुद हूँ, किसी को कोई जगह नहीं है, और अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ किसी के होने या न होने से नहीं बदल सकती है। आरव ने उसे ये सब कहा और वहां से निकल जाता है। जिससे बाद वीर खुद से कहता है, आरव तेरे होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कल रात जिस तरह से तू बानी के तड़प रहा था मैंने खुद देखा है, और देखना तेरी तड़प ही तुझे मजबूर कर देंगी कि बानी तेरा लाइफ में क्या है। कुछ दिनों बाद बानी ने डांस क्वीन का ऑडिशन पास कर दिया था और वो अब डांस क्वीन के कंपटीशन की एक कंटेस्टेंट बन गई थी। इन दिनों में आरव और बानी की एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि आरव जानता था कि बानी सांझ के साथ है, लेकिन वही बानी जिसका ध्यान सिर्फ अपने डांस में था, जिससे बानी आरव के बारे में सोच ही नहीं रही थी। ऊपर से सांझ उसे बहुत सपोर्ट कर रहा था। सांझ के साथ बानी का दोस्ती वाला रिश्ता बना हुआ था, जिससे बानी सांझ के साथ खुश थी, क्योंकि जब भी बानी सैड और कहीं डर या फिर नर्वस हो जाती थी तो सांझ उसे खुश करता था और उसे हर कदम पर मोटिवेट करता था, जिससे आज बानी दुनिया के सामने डांस क्वीन की कंटेस्टेंट बन कर रूबरू होने वाली थी।
क्योंकि आज बानी का टीवी पर लाइव परफॉर्म आने वाला था। लेकिन अभी बानी अपने शो के लिए लेट हो रही थी। फिलहाल रास्ते में अपनी स्कूटी पर थी। वही बानी जैसे ही अपनी लोकेशन में पहुंचती है तभी हड़बड़ा और जल्दी में वो गलती से वही खड़ी कार को ठोक देती है, जिसे देखकर बानी घबरा जाती है और जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। उसने गलती से किसी कार को पीछे अपनी स्कूटी से ठोक दिया है, जिससे उस कार की एक हेडलाइट टूट चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कहते हुए बानी इधर उधर देखने लगी कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, जिससे बानी एक बार कार को देखती है जिसके आसपास कोई भी नहीं था, जिसे देखकर बानी कार से ही सॉरी बोलकर अपनी स्कूटी को उस कार से दूर जा पार्क कर देती है और पीछे मुड़कर एक बार कार को नहीं देखती है। वही बानी अंदर अपने परफॉर्म के लिए रेडी होने जा रही थी कि तभी सांज उसे मिल जाता है, जो उसे बताता है कि अभी शो स्टार्ट होने पर बहुत ज्यादा वक्त है, जिससे बानी रिलैक्स हो गई थी। लेकिन तभी बानी सांज को बता देती है कि उससे गलती से किसी की कार को ठोक दिया, जिससे सांज ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं खुद उस कार वाले को हैंडल कर लूंगा, तुम बस अपना ध्यान अपने कंपटीशन में लगाओ। मुझे भूख लगी है, मैंने जल्दी जल्दी में खाना भी सही से नहीं खाया है, यहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? बानी ने अपने पेट पर हाथ रखकर सांझ से कहा, जो उसे देखकर हंसते हुए उसके गाल को खींचकर कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा, चलो मेरे साथ। सांझ बानी को एक चेयर पर बिठाकर पिज्जा देते हैं, कहता है, तुम इसे खाओ, मैं और कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। वही बानी हाँ में सर हिला देती है और पिज्जा की स्लाइस को मुंह में भरते हुए खाने लगती है। तभी कोई उसे के बगल में बैठकर उसे कहता है, तुम्हें खाना खाने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वही बात सुनकर बानी इस आवाज को अच्छे से जानती थी, इसलिए अपना सर टेढ़ा करके बगल में बैठे हुए आरव को देखती है, जो उसे और उसके पिज्जा को अजीब नजरों से घूर रहा है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा। ये कहानी है रानी और ओम की, जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है, और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन, जहां पर खुद वो सीईओ थी, और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे, और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती है, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त, या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत? ये कहानी है रानी और ओम की, जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है, और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन, जहां पर खुद वो सीईओ थी, और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे, और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है, और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती है, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त, या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत अब आगे? आरव को देखकर बानी उसे अब घूरते हुए बोली, मैं अब आपकी कोई ड्राइवर नहीं हूँ, और अब मैं आपको नहीं जानती हूँ, इसलिए आप मुझसे बात मत करिए।
वही बानी की बात सुनकर आरव के दांत खट्टे हो चुके थे कि क्योंकि वो सामने से उसे बोल रही थी कि वो उसे इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन तभी वो बानी को देखता है जो पिज्जा इतनी जल्दी से खा रही थी, जिसे देखकर आरव उसे टोंट मारते हुए बोला, आई न्यू इट, तुम जैसी लड़की से एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। वही ये सुनकर बानी के हाथ रुक जाते हैं क्योंकि वो सच में आरव को इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन आरव अब उसे टोंट मार रहा था, जिससे बानी उसे देखकर कहती है, मतलब क्या है आपका मुझ जैसी लड़की से, क्या सर पे सींगे दो सींग है। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी हुई तो तुम एग्रेसिव हो रही हो, आरव उसे चोर समझते हुए कहा, जिससे बानी उसे देखकर अपने हाथ में पिज्जा देखती है, जिसे देखकर बानी आरव को गुस्सा करते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि मैं ये चोर कर खा रही हूँ? क्या मैं आपको चोर नजर आती हूँ? आती नहीं हो, शक्ल से साफ पता चलता है तुम्हारी, आरव ने उसे कहा, जिससे बानी आरव को दांत पीसते हुए कहती है, अब आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, क्या आपसे देखा नहीं जा रहा है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। वही ये सुनकर आरव उसे देखकर बोलता है, मैं क्यों तुम्हें परेशान करूंगा, बल्कि तुम खुद जानबूझकर मेरे सामने आए हो मुझे गुस्सा दिलाने। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरे सामने मत आना। मिस्टर आरव खुराना, आपकी शक्ल इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं आपके सामने आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अपने काम से आई हूँ, बानी ने उसे कहा। काम, और तुम्हें यहाँ अबकी के साथ चीट कर रही हो तुम, आरव ने उसे कसते हुए कहा। मैं कुछ भी करूं, मैं आपको क्यों बताऊं, बानी ने उसे आंख चढ़ाते हुए कहा, जिससे आरव कुछ कहता तभी वहां पर सांझ आ जाता है, जिसके हाथ में कुछ स्नैक्स से थे। सांझ बानी के पास आकर बानी को स्नैक्स देते हुए बिना आरव को देखकर बोलता है, बानी तुम जाकर अपने चेजिंग रूम में रेडी हो जाओ और ये वही खा लेना। वही बानी आरव को घूरते हुए चली जाती है, जिसके बाद अब आरव और सांझ एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। मुझे नहीं पता है कि पहले बानी तुम्हारे साथ क्यों थी, क्या कर रही थी, उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बानी को पसंद करता है तो तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मैं अब बानी को अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देखना चाहता हूँ। सांझ ने आरव से बानी पर अपना हक जताते हुए कहा, जिससे आरव के हाथ कस गए थे और वो सांझ को कुछ कहता तभी सांझ वहां से चला जाता है, जिसके बाद आरव उसे घूरते हुए कहता है, लगता है ये भूल गया है कि मैंने इसका क्या हाल किया था, उसके बाद भी मुझसे उलझने की कोशिश कर रहा है। वही अब बानी का नाम स्टेज पर अनाउंस होता है, जिससे बानी अपने परफॉर्म के लिए स्टेज पर खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही बानी स्टेज पर आती है तभी उसकी नज़र सामने जज की कुर्सी पे बैठे हुए सांझ के साथ आरव पर जाती है, जो उसे देखकर डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। वही अब बानी आरव को देखकर हैरान हो गई थी, वो कैसे जज बनकर बैठा हुआ है, ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आरव, जिसे डांस क्वीन का न्यू जज बनाया गया था और वो यहाँ पर इस कंपटीशन को जज करने आया था, लेकिन उसे पहले ये बात पता नहीं थी कि बानी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन उसने यहाँ पर बानी को देखा था, जब बानी डांस के बारे में सांझ से बात कर रही थी तो उसने सब कुछ सुन लिया था। वही सांझ पहले से ही इस कंपटीशन को जज कर रहा था, लेकिन वो आरव को देखकर खुश नहीं था, लेकिन उसे आरव के साथ ही काम करना होगा, इसलिए बस फॉर्मेलिटी के लिए उसके साथ बैठा हुआ था और बस बानी को सपोर्ट कर रहा था। वही आरव को देखकर बानी सांझ की तरफ देखती है, जो उसे देखकर स्माइल करता है और उसे इशारा करते हुए उसे बेस्ट ऑफ लक करके अपना परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिसे बानी अपनी पलकें झपकाकर मुस्करा देती है। और वही अब उन दोनों को देखकर आरव को जलन होने लगी। वही अब स्टेज पर लाइट ऑफ हो जाती है और एक फ्लैश लाइट बानी पर पड़ती है, जिससे बानी का खूबसूरत चेहरा चमक जाता है। बानी ने इस वक्त एक सिल्वर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का बिना दुपट्टे वाला लहंगा पहना हुआ था, जिसका ब्लाउज बानी के आधे पर पेट तक था, जिसके नीचे लहंगे में बानी की गोरी कमर लग रही थी।
बानी ने अपने बालों को खुला रखा हुआ था जिसमें बानी इतनी सुंदर लग रही थी कि आरव की नजर बानी को देखने लगा था, खासकर उसकी कमर को जिस बानी अब मटकाती हुई और पैरों को थिरकाते हुए डांस करने लगी। सुन साथिया हो, सुन साथिया, माहिया बरसा दे इश्का दी, सियाहिया रंग जाऊं, रंग रंग जाऊं री हारी मैं, तुझ पे मैं झर 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 जाऊं हरी मैं हूँ पिया बस तेरी मैं लेस देन बी आर ग्रेटर देन हो छू ले तो खरी मैं तो खरी मैं सुन साथिया, माहिया बरसा दे इश्का दी, सियाहिया मैं रेत सी, बूंद का जरिया तू पाके तुझे, भीग जाऊं रे मैं रेत सी, बूंद का जरिया तू पाके तुझे, भीग जाऊं रे, तर जाऊं, तर तार जाऊं दरिया ये तार जाऊं जी इश्क ये पाके मैं तेरा, निखार जाऊं री, तर जाऊं, तर तार जाऊं दरिया ये तार जाऊं जी इश्क ये पाके मैं तेरा, निखार जाऊं री, पिया बस तेरी मैं, हो, छू ले तो खरी मैं, सुन साथिया, माहिया बरसा दे इश्का दी, यादें, कृपया समीक्षा दीजिए कृपया। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा। ये कहानी है रानी और ओम की जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन जहां पर खुद वो सीईओ थी और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती हैं, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत? ये कहानी है रानी और ओम की जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन जहां पर खुद वो सीईओ थी और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती हैं, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत? ये कहानी है रानी और ओम की जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी। रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन जहां पर खुद वो सीईओ थी और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती हैं, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत? ये कहानी है रानी और ओम की जो हस्बैंड वाइफ है। रानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही क्रूल हार्टेड पर्सन है और क्वीन की तरह अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर जी रही थी।
रानी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिकन जहां पर खुद वो सीईओ थी और वही उसका हस्बैंड ओम देखने में बहुत और हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ रानी को उसके हैंडसम लुक और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही ओम अपनी क्रूल हार्टेड वाइफ के अत्याचार का रोज शिकार था। वो बस चाहता था कि रानी उसे डिवोर्स दे दे, और ऐसा होने भी वाला होता है, लेकिन तभी रानी अपनी याददाश्त भूल जाती है, लेकिन उसे ओम याद रहता है, जिससे रानी का बिहेव ओम के लिए चेंज हो जाता है और वो प्यार से ओम के साथ रहने लगती है, जिससे ओम परेशान तो कभी डर जाता था। क्या सच में चली गई थी रानी की याददाश्त, या फिर कर रही कोई नाटक? क्या कभी ओम को छुटकारा मिल पाएगा अपनी क्रूल हार्टेड क्वीन से, या फिर होंगी प्यार की एक नई शुरुआत? वही बनी गोल गोल घूमते हुए एकदम से एक पोज में अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने करते हुए रुक जाती है और तेज तेज सांसें लेने लगी, और उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था और जिसकी बूंदें गर्दन से तर होते हुए बह रही थी, जो इस वक्त उसके गर्दन में मोती की तरह चमक रहा था। वही बानी के परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हर तरफ तालियां की गूंज उठी, जिससे बानी अपने हाथ चेहरे से हटाकर सभी को देखने लगी और खुश हो रही थी। वही आरव, जो बानी के डांस को देखकर बानी में ही खो गया था, तालिया को सरसराहट से होश में आता है और देखता है कि बानी स्टेज से जा चुकी है, जिसके बाद दूसरा पार्टिसिपेट स्टेज में आकर डांस करने लगा, जिसे देख कर आरव बोर हो रहा था, लेकिन अब वो यहाँ से उठकर नहीं जा सकता था, इसलिए बस वहाँ पर बैठकर अब कुछ सोचने लगा। वही दूसरी तरफ टीवी पर बानी का परफॉर्म देखकर सुल्तान खुश हो गया, क्योंकि उसने भी बानी का डांस देख लिया था। सुल्तान सिटी मारते हुए खुद भी डांस करने लगा, जिसे देखकर चाली इधर उधर देखता है कि सुल्तान को डांस करते हुए, और बाकी पलटन के आदमी हंस रहे थे, जिसे देख चाली उन्हें घूरने लगा। और चाली को घूरते हुए देखकर वो आदमी डर से चुप हो गए, और वही चाली को देखकर खुद से मन में कहता है, पता नहीं ये सुल्तान क्यों उस लड़की को अपनी बहन समझते हैं, बल्कि वो लड़की हमारे सुल्तान को अपना भाई क्या दोस्त समझने के लिए तैयार नहीं है। सुल्तान को ये अब समझना होगा, वो लड़की उनके प्यार को नहीं समझ सकती है। अच्छा हुआ उस लड़की ने शादी कर ली, वरना वो सुल्तान के साथ रहती थी तो वो सुल्तान को बुरा भला कहती, जिससे सुल्तान हट हो जाते। वही सुल्तान खुश होते हुए चाली से कहता है, चाली देखा तुमने, मेरी बहना टीवी पर आ रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कभी टीवी पर नहीं आ सका, लेकिन मेरी बहना ने मेरा सपना पूरा कर दिया। वही सुल्तान की बात सुनकर चाली कुछ कहता, तभी सुल्तान कुछ सोचते हुए कहता है, चलो मुंबई चलते हैं, मैं अपनी बहना को सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि वो जीत सके। वही ये सुनकर चाली मना करते हुए कहता है, सुल्तान वो आपको अपना भाई नहीं समझती है, उसे आपकी न तो कोई परवाह है। आप उसे भाई न होते हुए भी भाई की तरह उसे प्यार करते हैं, और वो आपको पागल बोलती है। मेरी बात मानिए, उस लड़की से आपको दूर रहना चाहिए। वही चाली ने ये कहा कि तभी सुल्तान गुस्से में उसके कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से लगाकर दांत पीसते हुए कहता है, आज के बाद ये बात फिर से कही न तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझा? वो मेरी बहना है और मैं उसका भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहना क्या सोचती है, बस वो मेरी बहना है। मैं अपनी बहना को खुश रखना चाहता हूँ, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। कोई भी मेरी बहना के खिलाफ नहीं जा सकता है। तुम भी नहीं समझे? अब जाओ और तैयारी करो, मुझे मेरी बहना से मिलना है। ये कहकर सुल्तान उसे धक्का देते हुए छोड़ देता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वही दूसरी तरफ सभी कंटेस्टेंट्स के स्कोर को स्टेज पर अनाउंस किया गया था, जिसमें बानी भी विन थी और बानी अपना स्कोर सुनकर खुश हो गई थी। वही बानी चेंजिंग रूम में अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने जा रही थी और जैसे ही अपने नॉर्मल कपड़े पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आ रही थी कि तभी आरव उसके दरवाजे पर खड़ा होकर खुद अंदर आते हुए बानी का हाथ पकड़कर दरवाजा बंद कर देता है और बानी को दरवाजे से लगाकर उसे गुस्से में घूरने लगा, जिसकी इस हरकत से बानी पहले तो डर जाती है, लेकिन तभी बानी आरव को धक्का देते हुए अपने से दूर करके गुस्से में कहती है, ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? चले जाइए यहाँ से। तुम उस सांझ के साथ क्यों हो और क्या कर रही हो?
मैंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा कि तुम क्या हरकत कर रही हो, आरव ने उसे देखकर कहा। जिसे सुनते हुए बानी उसे देखकर कहती है, मैं उसके साथ क्यों हूँ और क्या कर रही हूँ? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? फालतू में मुझे परेशान मत करिए। आपने खुद कहा था कि आप मेरी लाइफ से दूर रहेंगे, फिर क्यों बीच में आ रहे हो? ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे और उस सांझ के बीच में आ रहा हूँ? आरव ने बानी को देख दांत पीसते हुए कहा, जिससे बानी कंफ्यूज्ड हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आरव ने क्या कहा। मतलब उसने कुछ और ही समझ लिया जो वो अब सोच रही थी। और वही अब बानी को सोचते हुए देखकर आरव उसे देखकर बोलता है, क्या हुआ? अब क्या सोचे रही हो कि मुझे जवाब कैसे देना है? वही अब आरव की बकवास बातें सुनकर बानी आरव से कहती है, एक बात बताइए, मैं आपको जवाब क्यों दूं? क्योंकि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है, समझे? अब हटिए यहाँ से। ये कहकर बानी दरवाजा खुलने लगी थी कि आरव उसका हाथ फिर से पकड़कर उसे दरवाजा पर लगा देता है। बानी के करीब आकर दांत पीसते हुए कहता है, तुम भी मेरे कुछ नहीं हो और नहीं मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों चिपक रहे हो? बानी ने उसे अब मुंह बनाकर कहा क्योंकि आरव उसके करीब खड़ा हुआ था। जिसे सुनकर आरव बानी को छोड़ देता है और बानी से कुछ कहता तभी बानी उसे उंगली पॉइंट करते हुए बोली, आपने फिर से मुझे परेशान किया न तो मैं आगे कुछ कह पाती। तभी बानी के दरवाजे पर बाहर खड़ा हुआ सांझ नोक करने लगा, जिसे सुनकर बानी अपनी आधी बात को छोड़कर दरवाजा खोलकर आरव को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। जिसे जाते हुए देखकर आरव गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारकर कहता है, ये लड़की अपने आप को आखिर समझती क्या है? वही अब आरव अपनी कार में बैठा हुआ दूर खड़ी हुई बानी को सांझ के साथ देख रहा था, जहां बानी सांझ से हंस ने बात कर रही थी। दोनों में क्या बात हो रही थी वो आरव नहीं सुन सकता था, लेकिन दोनों को हंसते हुए देखकर आरव को मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा था और वो खुद से बानी को देखकर बोलता है, लगता है फ्रीडम के बाद बड़ी खुश रहने लगी है और वो भी इस लूजर के साथ। वैसे शक्ल थोड़ी सी ठीक है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। इस अंडस्को के पास मेरे जैसा दिमाग भी नहीं है और न ही ये मेरी तरह पावरफुल है। फिर ये बानी इसके साथ इतना खुश क्यों हो रही है? जब मेरे साथ थी तब तो खुश नहीं होती थी। क्या मैंने इसे खुश रहने के लिए मना किया था? वही अराव का गुस्सा धीरे धीरे जलन में तब्दील हो गया था, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था क्योंकि वो ये देखकर जल रहा था कि बानी सांझ के साथ खड़ी हुई खुश होकर बात कर रही है। वही सांझ बानी को कहता है, तुम्हारा डांस आज भी बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारा था, देखना तुम ही जीतोगी। पता नहीं, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तैयारी करनी है, बाय। ये कहकर बानी जा रही थी कि जिसका हाथ सांझ पकड़ लेता है और वही बानी सांझ को देखने लगी। बानी, आज प्रैक्टिस रहने दो। आज तुमने फिर से न्यू अचीवमेंट हासिल करी है, तो तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। चलो हम दोनों तुम्हारी इस अचीवमेंट को एंजॉय करते हैं। कहते हुए सांझ बानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। और वही कार में अब तक बैठा हुआ आरव जलन से जल रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था बानी का हाथ सांझ के हाथ में देखकर। इसलिए अब वो भी सांझ की कार के पीछे पीछे उन दोनों को फॉलो कर रहा था, लेकिन चुपके चुपके। सांझ बानी को एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर आया था, जहां बानी और सांझ मिलकर डिनर कर रहे थे, जिन्हें वही थोड़ा दूर दूसरे टेबल पर बैठा हुआ आरव उन्हें देख रहा था। आरव ने भी अपने लिए कुछ खास के लिए मंगवाया था, लेकिन उसकी तरफ देखा तक नहीं था क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ अभी बानी और सांझ के ऊपर थी। बानी जो खाना खाते हुए सांझ खाने की तारीफ कर रही थी, तभी उसकी नज़र आरव पर गई है। उसे अपनी तरफ देखकर अपने चेहरे पर मेन्यू कार्ड उठाकर रख अपने चेहरे को छुपा लेता है, जिससे बानी को लगता है कि शायद वो आरव नहीं था, जिसे वो इग्नोर किया कि फिर से सांझ से बात करने लगी। और वही आरव ने जैसा ही बानी को अपनी तरफ देखा तो उसने मेन्यू कार्ड को उठाकर अपने चेहरे को छुपा लिया, जिसकी खुद की ऐसी हरकत देखकर आरव खुद से कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों उसे देखकर छुप रहा हूँ?
और वैसे भी मैं यहाँ पर डिनर करने आया हूँ, न कि कोई चोरी करने, तो मुझे छुपने को कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर अपने चेहरे से मेन्यू कार्ड हटा देता है और खाने की तरफ देखकर एक बार बानी और सांझ की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि अब आगे ये कहकर अपने चेहरे से मेन्यू कार्ड हटा देता है और खाने की तरफ देखकर एक बार बानी और सांझ की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उनकी तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सांझ और बानी वहाँ नहीं बैठे हुए थे, जिसे देखकर आरव इधर उधर दोनों को देखने लग जाता है और तभी उसे बानी और सांझ बाहर की तरफ जाते हुए जिन्हें देखकर आरव उनके पीछे जाने लगा और जैसे ही बाहर पहुंचा तब तक सांझ बानी को कार में लेकर चला गया। वही ये देखकर आरव गुस्से में कहता है, अब बस बहुत हो गया है इन दोनों का, मैं इन्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। वही दूसरी तरफ वीर निधि को लेकर अपने विला पहुंचा था, जहां पर निधि गुस्से में लग रही थी, जिसे देखकर वीर कंफ्यूज्ड हो गया था क्योंकि उसे अब निधि का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। निधि वीर को इग्नोर करके वॉशरूम में जाने लगी थी, जिसे देखकर वीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कहता है, बीवी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है? निधि बेरुखी से अपना हाथ छुड़ाकर वीर से कहती है, कुछ नहीं हुआ है, और ये कहकर फिर से जाने लगती है, जिसे वीर फिर से उसे रोक लेता है, जिससे निधि गुस्से में वीर से कहती है, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? आपको अच्छा लगता है न मुझे परेशान करने में? यार तुम्हें हुआ क्या है, क्यों भड़क रही हो मुझ पर? वीर ने हैरानी से कहा। वही ये सुनकर निधि वीर के कॉलर पकड़कर कहती है, वैसे तो आप कहते थे कि आप मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मुझसे शादी करी है। अगर मैं आपकी वाइफ हूं कि वो लड़की क्यों बोल रही थी कि आपने उसके साथ एंगेजमेंट होने पर है बोलिए। वही ये सुनकर वीर एक पल के लिए खामोश हो जाता है, जिसे देखकर निधि वीर को देखकर तंज मुस्कान के साथ कहती है, आप बस मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते थे, कोई प्यार नहीं था आपको। अब मैं आपके साथ रहकर अपनी लाइफ और बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। एंगेजमेंट और आपको अपनी न्यू वाइफ मुबारक हो, मैं जा रही हूँ। वही ये सुनकर वीर निधि को गुस्से में कमर से पकड़कर उसे दांत पीसते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम मुझे से दूर नहीं जा सकती हूँ, और ये क्या एंगेजमेंट और न्यू वाइफ लगा कर रखा हुआ है तुमने? कोई एंगेजमेंट नहीं होने वाली है मेरी, समझी? तो तुम ही मेरी वाइफ रहेंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे शादी करी है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपने बच्चे की माँ नहीं बनाऊंगा। और रही बात उस लड़की को, तो तुम्हें बता दूं, वो लड़की को मेरी मोम ने मेरे लिए पसंद किया है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए अपनी मॉम की करने से पहले तुमसे शादी कर दी। और अभी तक मैंने अपनी मॉम को कुछ बातिया नहीं है, लेकिन लगता है अब बता देना चाहिए, चलो मेरे साथ। ये कहकर वीर गुस्से में निधि को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसके बाद वीर अपनी कार एक बहुत बड़े बंगले के बाहर रोक देता है, जो उसके विला में काफी बड़ा था, जिसे देखकर निधि हैरान थी। तभी वीर उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर लेकर बंगले के अंदर ले जाता है। वही इस बंगले में एक 42 साल की औरत एक लड़की के साथ बैठी हुई बातें कर रही है। शनाया, तुम ही मेरी बहू और वीर की वाइफ बनूगी, बस एक बार मैं वीर से बात कर लेती हूँ, हम जल्द एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेते हैं। शनाया, जो बहुत पहले से वीर को पसंद करती थी और काफ़ी चालाक किस्म की लड़की थी। दिव्या आंटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आज वीर के ऑफिस में उससे मिलने गई थी, लेकिन उसकी असिस्टेंट ने मुझे वीर सर मिलने तक नहीं दिया, ये कहकर कि वीर बिजी है। आपको पता है, मैंने उसे कहा कि मैं उसके बॉस की वाइफ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे वीर से मिलने तक नहीं दिया। शनाया ने दिव्या से ये सब कहा क्योंकि आज जब वो ऑफिस में वीर से मिलने गई थी, तभी वीर अपनी ऑनलाइन मीटिंग होने की वजह से बहुत बिजी था, लेकिन शान्या वीर से मिलने जा रही थी कि तभी उसे निधि ने रोक दिया था और वीर के बारे में कहा था कि वो बिजी है, आज वो किसी से नहीं मिल सकता है, लेकिन शान्या फिर उसे इग्नोर किया और जा रही थी, जिसे देखकर निधि ने उसे फिर से रोक दिया था, जिससे
शान्या ने निधि को इंसल्ट करके बहुत सुनाया था कि वो वीर की होने वाली वाइफ है और जल्द ही उसकी वीर से एंगेजमेंट होने वाली थी, जिससे निधि शॉक में थी और साथ ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। लेकिन इस बार उसने शनाया को नहीं रोका था, जाने दिया था। वही दिव्या जी वीर की मॉम शनाया की बात सुनकर गुस्से में कहती हैं, कौन थी वो लड़की जिसने मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी? शनाया तुम फिक्र मत करो, मैं वीर से कहकर उस लड़की को ऑफिस से ही बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा मेरी भी नहीं टालता है। शनाया खुश होते हुए दिव्या को हक कर लेती हैं और उसे कुछ कहती हैं, तभी उन्हें वीर दिखाई दिया। वीर को देखकर दिव्या जी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। लेकिन वही खड़ी हुई शनाया जो वीर को देखकर एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने वीर के साथ निधि को देखा तो वो निधि को गुस्से में घूरने लगी, क्योंकि आरव ने निधि का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस पर ध्यान अभी दिव्या जी भी नहीं दिया था। अच्छा हुआ वीर तुम घर आ गए, मैं और शनाया बस तुम दोनों की एंगेजमेंट की बात कर रहे थे, दिव्या जी ने वीर से कहा। जिसे सुनकर वीर गहरी सांस लेता है और निधि को देखकर दिव्या से कहता है, मॉम ये निधि है मेरी वाइफ और आपकी बहू। वही ये सुन दिव्या जो हैरान हो गई थी और अब जाकर उसने निधि को नोट किया था, जिसका हाथ उसके बेटे ने थामा हुआ था। लेकिन वही शानाया के हाथों की मुट्ठी गुस्से में कसे हुए थे। वो रोते हुए दिव्या जी के पास आते हुए बोली, मॉम अगर ये लड़की वीर की वाइफ है तो मैं कौन हूँ? वही ये सुनकर दिव्या जी गुस्से में वीर से कहती हैं, वीर ये क्या मजाक है, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? मॉम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने निधि से सच में शादी करी है और ये ही बताने के लिए आपके पास आया था। अब मैं जा रहा हूँ, ये कहकर वीर बिना दिव्या की बात सुन निधि को लेकर चला जाता है, जिसके बाद दिव्या जी अभी यकीन नहीं कर पा रही थी कि सच में वीर ने ऐसा किया। लेकिन वही शनाया रोते हुए दिव्या से कहती है, थैंक यू आंटी, आपने मेरी और मेरी फी की बहुत अच्छे से इंसल्ट करी। आप खुश रहिए अपने बेटे और उसकी वाइफ के साथ, मैं जा रही हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है शनाया, अगर किसी को जाना चाहिए तो वो लड़की जाएंगी जिसने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश करी है। और तुम फिक्र मत करो, मेरे लिए बस तुम ही मेरी बहू हो और कोई भी नहीं। मैं वीर को उस लड़की से दूर कर दूंगी, वो लड़की मेरे बहू बन के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। दिव्या जी ने शनाया को विश्वास के साथ कहा, जिससे शनाया खुश हो गई, क्योंकि उसे पता था कि दिव्या जी ऐसा कर सकती है। वही कार में निधि बस वीर को देख रही थी, उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर उसे अपनी मॉम के पास लेकर गया और पूरे हक से उसने उसे अपनी वाइफ कहा। वही वीर कार ड्राइव करते हुए निधि की नज़र को फील करते हुए मुस्करा कर निधि से कहता है, अब क्या हुआ, ऐसे क्यों देखकर मुझ अंधस्को कर रही हो? नहीं, निधि ने एकदम से कहा। वही ये सुनकर वीर कार रोक देता है और फिर निधि को देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत बुरी हो। वही ये सुनकर निधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, मैं बुरी? मैं आपको कहाँ से बुरी लगती हूँ, बल्कि आप बहुत बुरे हो। मैं बुरा कैसे हो गया? वीर ने उसे पूछा, क्योंकि आपने जबरदस्ती मुझसे शादी करी है। निधि ने इस रीजन से उसे कहा, जबरदस्ती नहीं करी है, बस प्यार से करी है, क्योंकि तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही थी। वीर ने उसे देखकर कहा, लेकिन फिर भी आप बुरे हो। उसने फिर से कहा, अच्छा अगर मैं बुरा हूं तो तुम भी बुरी हुई ना, क्योंकि ये कहकर वीर चुप हो गया था, जिससे निधि उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि क्या बोलिए? क्योंकि तुम मुझे पसंद करने लगी और ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। वीर ने होले होले निधि की तरफ झुककर कहा, जिसे सुनकर निधि शॉक्ड होते हुए उस दूर करते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा फिर तुम क्यों नाराज हो गई थी जब तुम्हें मेरे और शनाया के बारे में पता चला? वीर ने फिर से उसके करीब आते हुए उसकी आंखें में देखकर कहा, जिससे निधि कहती है, क्योंकि
ये कहकर निधि चुप हो गई क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि उसे अब क्या कहना चाहिए, और अब जाकर उसे आइडिया हुआ था कि वो सच में उसकी और शनाया के बारे में जानकर नाराज हो गई थी। निधि चुप रहकर अपनी नज़र नीचे कर देती है क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, जिसे देखकर वीर उसके बालों में अपने हाथ डालकर खेलते हुए मुस्करा कर बोला, क्योंकि क्या बीवी, बोलो तुम नाराज क्यों हो गई थी? गुस्सा आ रहा था न तुम्हें? बोलो ना, मुझसे क्यों शर्मा रही हो? अरे हस्बैंड हूँ तुम्हारा, और वो भी परमानेंट, जो हर वक्त तुम्हारे साथ है। अब बता भी दो क्यों तड़पा रही हो मुझे? वही निधि क्या कहे, उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था, उसे खुद पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया और वो क्यों गुस्सा हो गई। इसलिए अब वीर की बात सुनकर वीर के हाथ को अपने बाल से अलग करती है और उसे देखकर कहती है, ये आप हर बार चिपकने क्यों आ जाते हैं? क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुमसे ही चिपकता हूँ? आरव ने उसे देखकर कहा। बेशर्म आदमी, निधि ने उसे देखकर कहा, जिसे सुनकर वीर ने जवाब दिया, बेशर्म आदमी ही तुम्हारा आशिक के साथ तुम्हारा हस्बैंड है। अच्छा चलो अब अपने घर चलते हैं, तब तक तुम मेरे सवाल का जवाब सोच कर रख लेना। और मेरी एक शर्त है, अगर तुमने घर जाकर जवाब नहीं दिया तो हम आज रात भर बिना कपड़ों के मेरे साथ सोएंगे, और डोंट वरी, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, बस मुझे तुम्हारे साथ वैसे चिपक कर सोना है। दिमाग खराब हो गया है आपका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? न तो मैंने किसी शर्त के लिए हाँ कहा और न मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, समझे आप? निधि ने गुस्से में कहा, जिससे वीर मुस्करा कर कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे मेरा जवाब देना, लेकिन अगर तुमने नहीं दिया तो मैं अपनी शर्त पूरी करके रहूंगा, और तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, क्योंकि मैं कितना ज्यादा जिद्दी हूँ ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए घर पहुंचने से पहले सोचो क्या करना चाहती हो। ये कहकर वीर मुस्करा कर कार ड्राइव करने लगता है, तो वही निधि घबरा कर परेशान हो जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता है अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वीर अपनी जिद और शर्त मना कर ही रहेगा। इसलिए निधि अब अपने नाभि को घबरा कर चबाने लगी। ए फ्लैट आगे आरव अपने खराब मूड के साथ अपने मेंशन में आ गया था, तभी उसका और मूड खराब हो गया जब उसने देखा कि उसके दादाजी मतलब इंद्रजी को देखकर उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। शायद बीच बीच में इंद्रजी आराधना जी के साथ रोमांस कर रहे थे, जिसे देखकर आरव को ये नजर नहीं आ रहा था कि सामने उसके दादा दादी है, न कि सांझ और बानी। जिससे आरव उन दोनों को देखकर इंद्रजी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेता है, जिसके हाथ में एक निवाला था। आरव उन्हें घूरने लगा और वही आरव को अपना हाथ पकड़कर देख इंद्रजी हैरानी से उसे देखते हैं, जिससे आरव उन्हें गुस्से में घूरकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल रहा था, जिससे इंद्रजी अपने हाथ का निवाला आरव के मुंह में डाल देता है। और वही आरव अब होश में आता है कि वो क्या कर रहा था। सच में आरव को इतनी जलन हो रही थी सांझ को बानी के करीब देखकर कि वो अपने दादा को भी अपनी दादी के साथ नहीं देख पाया था। आरव मुंह से निवाला खाते में इंद्रजी का हाथ छोड़ देता है, जिसे देखकर इंद्रजी अब चिढ़ते हुए आरव से कहते हैं, वैसे ये मैंने अपने हाथ से मेरी वाइफ के लिए बनाया था, लेकिन तुम बीच में टपक गए। दादी मैं सोने जा रहा हूँ। आरव ने अब इंद्रजी को इग्नोर करके आराधना जी से कहा, जो उसे देखकर परेशान हो रही थी, और वो आरव को रोककर कुछ पूछ पाती। तभी इंद्रजी ने आरव को सुनाते हुए आराधना से कहा, आधू चले आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वैसे भी हम कपल है तो हमें एंजॉय करना चाहिए, न कि सिंगल लोगों की तरह सोना चाहिए। वही ये सुनकर आरव जो जा रहा था वो एक नज़र इंद्रजी को घूरता है, क्योंकि समझ गया कि उसके दादाजी उसके सिंगल होने पर उसे ताना दे रहे हैं, जिससे बस वो उन्हें घूरकर अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद आराधना जी ने इंद्रजी फिक्र के साथ कहती हैं, आप जानबूझकर उसे गुस्सा क्यों दिला रहे थे? वो कुछ परेशान लग रहा था। आराधना जी की बात सुनकर इंद्रजी फिर से अपने हाथ में निवाला भर कर आराधना जी की तरफ बढ़ाते हुए बोलते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि वो कुछ परेशान है, लेकिन तुमने वो नहीं देखा है जो मैंने देखा है।
आराधना जी कंफ्यूज्ड होकर इंद्र जी को देखने लगी, जिससे इंद्र जी मुस्कराते हुए बोले, इग्नोर करो, चलो जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव लेकर चलूंगा क्योंकि मैं खुद ड्राइव करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। आप खुद ड्राइव करेंगे? दिमाग सही है आप थक जाएंगे तो ड्राइव कैसे कर सकते हैं? इंद्र जी, अब आप पहले की तरह जवान नहीं है जो खुद ड्राइव करके मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहते हो। चुपचाप अपनी उम्र के मुताबिक रूम में चलिए और अपनी दवाई खाकर सो जाइए। ये तुम मुझे मेरी उम्र के बारे में बोलकर ताना मत दिया करो। 60 साल का हूँ और अभी मैं जवान लड़के की तरह स्ट्रांग हूँ। अब चलो, आज तो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलूंगा। इंद्रजी ने जिद के साथ कहा और फिर कार की चाबी लेकर खुद बाहर चले गए, जिसे देखकर आराधना जी ने खुद से कहती हैं, इतनी उम्र हो गई है लेकिन इनकी जिद वैसी की वैसी है। ये कहकर मुस्कराते हुए आराधना जी भी बाहर की तरफ चले गए, जहां पर इंद्र जी कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर ब्लेड पहने हुए बैठे थे। तभी आराधना जी इंद्र के साथ एक प्यारी सी लॉन्ग ड्राइव पर चली गई। जिन्हें अपने रूम की खिड़की पर खड़ा हुआ आरव उनकी कार को जाते हुए देख रहा था, और वो भी बिना ए बुजुर्ग मोशान लग के। तभी आरव पीछे मुड़ कर अपने बेड पे आंखें बंद करके लेट जाता है। आरव शर्ट लेस था, जिससे उसकी बॉडी और सिक्स पैक्स बहुत लग रहा था, जिसे उसके बेड पे बैठी हुई रोजी टुकर टुकुर देख रही थी। आरव इस वक्त खामोशी के साथ लेटा हुआ था, लेकिन उसके दिल और जेहन में इस वक्त तबाही मची हुई थी, जिससे आरव अपनी आंखें खोलकर रोजी की तरफ पलटकर उसे देखता है, जो उसके पास आकर दुबक करावर के सीने पर अपना चेहरा छुपाकर सोने लगती है, जिसे आरव अपने हाथ से धीरे से सहलाने लगा और फिर मुस्कराकर टेडी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे शेयर करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, और तुम तो उसे मुझसे लेकर अपने बनाने के सपने देख रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। नहीं, वो मेरी ही है। वेलकम टू यू माई वर्ल्ड मिसेस आरव बानी खुराना, कहकर आरव की नीली आंखों में एक जिद और जनून के साथ एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। वही दूसरी तरफ बानी आराम से बेड पर सो रही थी और शायद अपने सपने में खुद को अपना सपना पूरा करते हुए देख रही थी, जो उसका अमीर बनने का था, जो वो रोज सोच कर ही देखती थी। पर अब इस बात से अनजान कि अब वो किसी के सपने से ज्यादा एक जनून बन गई थी, क्योंकि बानी का खुद का सपना टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही बानी नींद में करवट लेती है तभी वो बेड पे से नीचे गिर जाती है, जिससे बानी की आंखें खुल जाती है। बानी, लगता है पक्का तुझे उस नीली आंखें वाले एलियन की नज़र फिर से लग गई। तभी तो जैसे ही कुछ होने वाला होता है तभी तो इतना अच्छा सपना खराब हो गया। बानी ने अपनी कमर को सहलाते हुए आरव को कोसते हुए कहा, क्योंकि वो आरव को किसी काली बिल्ली से कम नहीं समझती थी, चाहे उसकी आंखें नीली क्यों न हो। वही दूसरी तरफ निधि वॉशरूम की वॉल से लगी हुई थी, जिसके ऊपर वीर उसे देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बीवी 1 घंटा हो गया है तुम्हें बिल्कुल चुप रहकर, अभी तक तुमने जवाब दिया। चलो अब जवाब रहने देते हैं। बीवी, अब तो तुम्हें हमें बिना कपड़े के सोना ही होगा। चलो अपने कपड़े उतारना शुरू करो, मैं देख रहा हूँ। देखिए आप, ये सब गलत। निधि घबराते हुए इतना ही बोल रही थी कि तभी वीर उसके सामने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए, जिसे देखकर निधि आंखें बड़ी बड़ी करते हुए वीर की बॉडी को देखने लगी, लेकिन तभी एकदम से अपने हाथ को अपनी आंखों में रखकर वीर से कहती है, ये आपने कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है क्या? अब तुमसे कैसी शर्म, कुछ देर बाद तुम भी मेरे साथ सेम हालत में होंगी। ये कहकर वीर अपनी पेंट की बैलेट को निधि को देखकर मुस्कुराते हुए खोल देता है, जिसका एहसास जैसे ही निधि को होता है वो वीर को एकदम से कहती है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लड़की खुद को आपकी वाइफ बोल रही थी, जो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। निधि ने एक सांस में ये सब कहा, जिसे सुनकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि वो यही तो सुनना चाहता था। आगे अगले दिन डांस क्वीन के कंपटीशन के सभी कंटेस्टेंट्स के लिए सभी को एक कोरियोग्राफर दिया गया था, जो सभी को डांस सिखा रहा था। अब शो और कंपटीशन इतना बड़ा था तो सभी कंटेस्टेंट्स को उसके लिए रिहर्सल करनी पड़ती थी, और बानी भी, जो एक बड़े से रूम में इस वक्त अपने डांस की रिहर्सल अकेले कर रही थी, क्योंकि
रिहर्सल के बीच में से उसका कोरियोग्राफर किसी काम में चला गया था, पर बानी को रिहर्सल कंटिन्यू करने के लिए कहा था, जहां पर बानी उस रूम की हल्की सी रोशनी में बानी एक चमकते हुए जुगनू की तरह चमककर डांस करते हुए उड़ रही थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद बानी थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाती है और वो रूम से बाहर जाने लगती है, और जैसे ही दरवाजे के लिए पहुंचती है तभी उसे अपने गले में किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो पीछे मुड़ पाती तभी कोई उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जिससे बानी हिल भी नहीं पाती है। तभी कोई उसके कान को चूम लेता है, जिससे बानी, जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, वो अब डरने लगी, लेकिन तभी उसके मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल पड़ी और कान में दर्द महसूस हुआ। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, जल्द ही तुम मेरी बाहों में होंगी। जैसे इस खामोशी के बीच इस मदहोशी भरी आवाज को बानी के कानों में सुनाई दी, बानी का दिल धड़कने लगा और वो अब जैसे ही अब मुश्किल से पीछे मुड़कर देखती है तो सामने कोई भी नहीं होता है, जिससे बानी डर जाती है, साथ ही कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसे ये यकीन नहीं हुआ कि अभी जो कुछ उसके साथ हुआ क्या सच था, क्या सच में वो आवाज उसी की थी, जिसकी आवाज को अच्छे से पहचानती थी। वही अब आसपास किसी को देखकर परेशान होकर जल्दी से उस रूम में से बाहर निकल जाती, और बाहर जैसे ही आती है तो उसकी नज़र आरव पर जाती है, जो किसी से बात कर रहा था। बानी जहां पर रिहर्सल कर रही थी, ये सब कंपटीशन वालों ने अरेंज किया हुआ था, जहां पर कंटेस्टेंट्स के साथ सभी जज भी आते जाते रहते थे। वही आरव को देखकर बानी गुस्से में आरव के पास आ रही थी कि तभी सांझ उसे आवाज देते हुए रोक देता है, जिससे बानी सांझ की तरफ देखती है। बानी, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो मैं कहते हुए बानी ने पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखा, जो अब वहां पर नहीं था, जिसे न देखकर बानी अपनी बात आधी छोड़ देती है। वही सांझ बानी को देखकर बोलता है, तुम्हें पता है ना, 2 राउंड के बाद फिनाले है, तुम्हें इस वक्त अपनी रिहर्सल में ध्यान देना चाहिए। सांझ की बात सुनकर बानी हाँ में सर हिला देती है, लेकिन अभी भी उसकी नज़र इधर उधर आरव को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आरव था। तभी वो आरव के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके पास भागता हुआ सुल्तान आया, जिसके हाथ में खाने की बहुत बड़ी बास्केट थी। सुल्तान को देखकर बानी भाग पाती, लेकिन तब तक सुल्तान उसके सामने था, साथ ही उसकी आधी पलटन, जिसके बिना कभी वो अकेला जाता ही नहीं था। वही सांझ खड़ा हुआ सुल्तान को देखकर कोई रिएक्ट कर पाता, तभी सुल्तान अपने हाथ की बास्केट उसे देते हुए कहता है, इसे पकड़, मुझे मेरी बहना से बात करनी है। वॉट, सांझ ने उसे कहा, जिसे सुल्तान घूरता है, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर देता है और बानी को दोनों हाथों को पकड़कर खुश होते हुए बोला, बहुत खूब मेरी बहना, तेरा भाई बहुत खुश है और तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, तुम ही जीतोगी, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर किसी ने तुम्हें हराने की कोशिश करी तो मेरी बंदूक की गोली है उसके लिए। बानी ये क्या बोल रहा है? सांझ ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि सुल्तान कौन है और क्या बोल रहा है। वही बानी सुल्तान को देखकर खुद भी परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुल्तान को कैसे खुद से दूर करे। पता नहीं क्यों फालतू में उसे अपनी बहन बना रहा है, बल्कि कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों में। लगता है बहना यहाँ पर मेरे साथ बात नहीं कर सकती है। चलो बहना, हम अकेले में भाई बहन मिलकर बात करेंगे, सुल्तान ने सांझ को अजनबी समझकर बानी से कहा और उसे अपने साथ उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है, जिसे सांझ रोकने की कोशिश भी करता, तभी उसके सामने चाली आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूर कर देखकर बोलता है, सुनाई नहीं दिया सुल्तान ने क्या कहा? वो अपनी बहन के साथ अकेला रहना चाहते हैं, तो तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? वही ये सुनकर सांझ गुस्से में कहता है, मुझे बानी के पास जाना है, हटो मेरे रास्ते से। और कौन है ये सुल्तान, मैं क्यों उसकी बात मानूं? ओह चिल, क्राइम न्यूज नहीं देखता है क्या? चल कोई बात नहीं, गूगल है ना, सर्च कर ले, खुद ही पता चल जाएगा। चाली ने उसे बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा।
जिससे सांझ पहले तो उसे घूरता है, लेकिन तभी अपने हाथों में पकड़ी हुई बास्केट को उसके हाथ में देकर खुद अपना फ़ोन निकालकर गूगल पर सर्च कर देता है, जहां उस सुल्तान के बारे में पता चलता है कि सुल्तान मुंबई का डॉन है। अब तक उसने कितनों को मारा है उसकी गिनती कर पाना मुश्किल है। सारे इलीगल काम ये दुनिया के सामने सरेआम करता है। पुलिस न तो कोई सरकार इसका कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि सभी सुल्तान के नाम से भी डरते हैं। इसी कारण इतने सारे क्राइम करने के बाद भी न आज तक उस पर कोई केस बना था, न ही किसी ने एक्शन लेने की कोशिश करी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुल्तान 50% आधा पागल है। मतलब जहां पर वो आधा नॉर्मल है तो पागल। इन सब के कारण सुल्तान डॉन था। वही गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन के पढ़कर सांझ थोड़ा सा डर जरूर गया था, लेकिन उसे फिर भी अब बानी की फिक्र हो रही थी कि बानी को कहीं सुल्तान कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब वो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि सुल्तान के आदमी ने उसे घेर जो लिया। वही दूसरी तरफ सुल्तान बिल्डिंग की छत पे बानी के साथ खड़ा हुआ उसे देख रहा था, जिसे देखकर बानी उसे कहती है, मैं तुम्हारी कोई बहना नहीं हूँ, तुम जबरदस्ती मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? देखो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम समझो मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ। बहना उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहना, तुम मेरी बहना हो तो बस मेरी बहना हो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अब तुम ऐसी बात मत करो और मेरी बात सुनो। तुम जब जीत जाओगी तो मैं तुम्हारे और उस आरव खुराना, जो तुम्हारा पति है, उसके साथ तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करूंगा। वैसे कहाँ है वो तुम्हारा पति, जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और तुमने उससे शादी करी है? सुल्तान ने बानी से कहा, जिसे सुनकर बानी आरव के बारे में ही सोचकर अब गुस्सा हो जाती है कि कैसे उसने उसे डाइवोर्स मांगा था, जिसके गुस्से में से बानी सुल्तान को बता देती है कि वो उसका कोई पतिवती नहीं है। अब उन दोनों का डाइवोर्स हो गया है, जिससे पहले सुल्तान हैरान हो जाता है, लेकिन तभी खुश हो गया था क्योंकि उसे आरव बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए अब बानी से प्राउडली कहता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने। मुझे यकीन था कि तुम आखिर मेरी ही बहन हो। जो लड़का मुझे पसंद नहीं है तो तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? बहना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तेरा भाई आ गया है ना, तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लेकर आऊंगा जो मुझे भी पसंद होगा और तुम्हें भी। वही ये सुनकर बानी उसे गुस्से में कहती है, कोई जरूरत नहीं है, उस से पहले जाकर अपना इलाज करवाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। कहकर बानी वहां से निकल जाती है, जिससे सुल्तान को बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा था, बल्कि वो तो आरव और बानी के डाइवोर्स लेने से खुश हो गया था। इसलिए अकेले ही एक टांग पर डांस करने लगता है, जिसे वही दूर खड़ा आरव गुस्से में घूरते हुए कहता है, उस सांझ से पहले इस अंडस्को का सबक सिखाना जरूरी है। बहुत खुशी हो रही है इसे मेरे डाइवोर्स लेने की बात से। आधी रात में वही बानी सांझ के घर में अपने रूम में सो रही थी। नींद में उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे छू रहा है, जिसे महसूस करते हुए बानी एकदम से अपनी आंखें खोलती है। तभी उसके कोमल स्टार और गर्म सांसें किसी के सख्त होठों के साथ घुल गई थी, जिससे बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रूम में अंधेरा होने की वजह से बानी देख नहीं पा रही थी कि कौन है, लेकिन जैसे ही बानी उसे अपने से उसे दूर करने के लिए उसके सीने पर हाथ रखती है, बानी को एक और झटका लगता है, क्योंकि उसके हाथ किसी सख्त खुले सीने पर लग जाते हैं, जिससे बानी समझ जाती है जो कोई भी है उसने ऊपर से अपनी शर्ट नहीं पहनी है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।